हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने फेडरलिज्म के बारे में देखा था। तो सबसे पहले हमने फेडरलिज्म का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। फेडरलिज्म क्या होता है? तो फेडरलिज्म होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है। उसके बाद में फिर व्हाट इज फेडरलिज्म देखा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने बेल्जियम का, श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था। फिर इंडिया के बारे में हमने देखा था। हमने फीचर्स देखे थे फेडरलिज्म के क्या क्या है। तो 7 फीचर्स थे यहाँ पे। तो हमने ये सब देखे थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स अ इंडिया फेडरल कंट्री। ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट जो है चैप्टर में देखा था, बेल्जियम और श्रीलंका ये बहुत छोटे छोटे कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों देशों को जो है कई दिक्कतें आई है जो अपने डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इन्होंने कई प्रॉब्लम फेस किए। तो बेल्जियम ने जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और पावर शेयरिंग का जो है यूज़ करते हुए फेडरलिज्म वहाँ पे स्टैब्लिश किया। लेकिन श्रीलंका जो है इस प्रॉब्लम को बराबर जो है सॉल्व नहीं कर पाया। तो उस हिसाब से इंडिया को आप इमेजिन कीजिए, इतना बड़ा देश है हमारा इंडिया। ठीक है, बहुत बड़ा जो है देश है हमारा। तो उनके यहाँ पे कई सारे लैंग्वेजेस है, कई सारे जो है रिलीजन के लोग रहते हैं और कई सारे रीजन्स है। तो हमारे यहाँ तो जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ जो है ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इतने बड़े डाइवर्सिटी में जो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे किया जाए। तो जब हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो उसके के बाद में जो है एक ब्लडी जो है पार्टीशन हुआ, बहुत खून बहा था लोगों का। ठीक है, और जो है बहुत दुखद जो है पार्टीशन था। ये पार्टीशन होने के बाद में कई सारे जो है प्रिंसली स्टेट वो इंडिया का आके पार्ट बने। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, देश का संविधान लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेट ऑफ रूल्स, जिससे जिसके हिसाब से जो है ये रूल्स के हिसाब से देश चलेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। तो आर्टिकल नंबर 1 जो सबसे पहला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा है इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को फेडरलिज्म के बारे में नहीं पता था? ये यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिखा है और किस लिए लिखा है? तो हमारे जो इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों नहीं कहा गया? हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को बहुत अच्छे तरीके से पता था फेडरलिज्म क्या होता है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट जो है लिखने का उनका एक कारण था। सबसे पहला रीज़न कि जो है हमारा इंडिया जो है अलग अलग स्टेट के साथ में आने की वजह से जो एक कंट्री नहीं बना है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में कोई भी स्टेट के पास में इतना पावर नहीं है कि वो जब उसका मन चाहे तो इंडिया से वो अलग होके अपना एक जो है देश बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट जो है कहा है आर्टिकल नंबर 1 में। जितने भी हमने लास्ट लेक्चर में जो है फीचर्स देखा था फेडरलिज्म के, तो ये सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर बैठते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ओरिजिनली 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट बताया था। 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेंगी और एक स्टेट गवर्नमेंट रहेंगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट यानी लोकल बॉडी, तो ये भी जो है हमारे इंडिया में आई है। तो रूरल एरिया में पंचायत और जो अर्बन एरिया में है वहाँ पे म्यूनसिपाल्टी। और कोई भी फेडरेशन में जो है अलग अलग टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है उनका अलग जुडिशरी रहता है, जुरिडिक्शन अलग रहता है। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है बता दिया है। ठीक है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बताया है, पहली है यूनियन लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बना सकती है, पॉलिसी बना सकती है। तो ये यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है? इसमें डिफेंस आता है। तो डिफेंस जो ऐसा है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही संभालना चाहिए। हम जो है ऐसा नहीं कह सकते कि हम महाराष्ट्र के हैं तो ये साइड का रीजन का हम संभाल लेंगे, डिफेंस संभाल लेंगे, और जो है जम्मू कश्मीर के पुलिस है या जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट है तो जम्मू कश्मीर का, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट जो है नेशनल इंटरेस्ट में, तो इसको यूनियन लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद में फॉरेन अफेयर के लिए हमारे जो है इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये इसके ऊपर फॉरेन अफेयर, फॉरेन पॉलिसी हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। बैंकिंग का हो गया है, कम्युनिकेशन का हो गया है और करेंसी का आप इमेजिन कीजिए, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी, आप हर जगह पे जा रहे हो वहाँ पे करेंसी बदल जा रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत की परेशानी होती थी ट्रेड में और दूसरी चीज़ों में। तो इसलिए इसे
यूनियन लिस्ट में डाला गया है। तो और यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। उसके बाद में देखते हैं स्टेट लिस्ट। जैसे नाम है स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही जो है रूल्स बना सकती है। तो स्टेट लिस्ट में जो है आता है पुलिस, ठीक है, स्टेट की पुलिस आएंगी। फिर आएगा ट्रेड, ट्रेड के ऊपर भी जो पॉलिसी बनेगी, रूल्स बनेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्रीकल्चर और इरिगेशन है। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर अगर कभी आपको पूछा जाता है कि ये जो है सेंटर में, स्टेट में है, या आगे में हम जो लिस्ट के बारे में बात करेंगे उसमें है, तो एग्रीकल्चर आता है स्टेट लिस्ट में। उसके बाद में है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी क्या होता है, ये लिस्ट में जो टॉपिक दिए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर दोनों भी जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी रूल और पॉलिसीज़ बना सकती है। तो इसमें आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडप्टेशन एंड सक्सेशन, ये सब चीज़ें जो है यूनियन लिस्ट में आती है। तो इसमें की जो है कुछ चीज़ें पहले स्टेट लिस्ट में थी, तो उसके बाद में उसको जो है कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। मान लीजिए हमारे महाराष्ट्र ने एजुकेशन के ऊपर कुछ पॉलिसी बनाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई है, और दोनों की जो पॉलिसी है तो कॉन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है। तो वो कंडीशन में क्या होगा, तो वो कंडीशन में हमेशा अगर ऐसा कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है, स्टेट गवर्नमेंट का अगर रूल बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ही जो है टॉपिक के ऊपर रूल बनाया है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल जो है वो चलेगा। और मान लीजिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कुछ चीज़ें तब नहीं थी, जैसे सॉफ्टवेयर नहीं था, ठीक है, तो आईटी जो टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो इसका जो है मेंशन ना यूनियन लिस्ट में था, ना स्टेट लिस्ट में था, ना कॉन्करेंट लिस्ट में था, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर रूल कौन बनाएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक ये तीनों भी लिस्ट में नहीं है वो आता है रेसिडुअल सब्जेक्ट में, तो इसके ऊपर जो है सोल अथॉरिटी रहेंगी रूल्स पॉलिसी बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हमारा जो इंडिया बना था वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अक्सर जो रहता है इक्वल पावर जो है कंस्टिट्यूएंट यूनिट इंजॉय नहीं करते, यानी सभी स्टेट को इक्वल पावर नहीं मिलता है। तो सेम है इंडिया के साथ में। इंडिया में जो है कुछ स्टेट के पास में स्पेशल जो है पावर है, जो बाकी स्टेट के पास में सेम पावर है, ठीक है, यानी कुछ स्टेट के पास में सेम पावर है, कुछ के पास में स्पेशल पावर है, और कुछ के पास में जो है कुछ कंस्टिट्यूएंट यूनिट के पास में कम पावर है। तो इसमें हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का एग्जांपल। तो आर्टिकल 370 जब तक के लागू था, और आर्टिकल नंबर 35A जब तक के हटाया नहीं गया था, तब तक के जम्मू कश्मीर के पास में जो है स्पेशल पावर थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं तो वहाँ के रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्र से जाके वहाँ पे सेटल होना चाहता हूँ तो नहीं हो पाऊँगा, ठीक है। और मैं वहाँ पे लैंड भी ओन नहीं कर सकता। इंडिया का कोई भी जो है आदमी रैदर दैन जम्मू कश्मीर का जो रेसिडेंट है, तो उसके अलावा कोई भी जो है जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकता था। अगर जम्मू कश्मीर की जो है फीमेल कोई दूसरे इंडिया के पार्ट के मेल के साथ में शादी करती है, तो उसकी जो है सिटीजनशिप जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो जाएंगी वो फीमेल की। लेकिन अगर वो जम्मू कश्मीर की जो फीमेल है पाकिस्तान के कोई अगर मेल से शादी करती है, तो वो जो पाकिस्तान के जो बंदे को भी है इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप मिल सकती है अगर वो अप्लाई करता है तो ऐसे कुछ रूल्स थे। लेकिन ये जो है आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 35A ये दोनों हट चुका है। तो जम्मू कश्मीर के पास जो स्पेशल पावर थे वो तो चले गए, लेकिन आर्टिकल नंबर 371 में कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए दिए गए हैं। उसमें महाराष्ट्र है, उसमें आंध्र प्रदेश है, उसमें नागालैंड है, आसाम है, ठीक है। तो ऐसे कुछ देश हैं, सॉरी कुछ स्टेट्स हैं, तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इंडिया में जो है कुछ यूनिट्स इतने छोटे हैं बाय एरिया कि उनको जो है स्टेट बनाया नहीं जा सकता, तो ये जो है इनके पास में पावर भी कम है, ठीक है, तो इनको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया नहीं जा सकता। तो ये है यूनियन टेरिटरीज। तो हमारे इंडिया में यूनियन टेरिटरीज है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, तो ऐसे और जो है दादरा एंड नगर हवेली, अभी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जो है ये भी बन गए हैं यूनियन टेरिटरी। तो ये यूनियन टेरिटरी के पास में स्टेट की पावर नहीं है, ठीक है, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट आते हैं तो ऐसे जो स्टेट की पावर नहीं है, तो इनके ऊपर जो है ज़्यादा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है यूनियन टेरिटरी के ऊपर।
कुछ जो है यूनियन टेरिटरी में वहाँ की जो है स्टेट गवर्नमेंट भी रहती है, जैसे दिल्ली में, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे जो है सेंटर ही रूल करता है। जो शेयरिंग ऑफ पावर है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर मान लीजिए कुछ स्टेट के सब्जेक्ट हैं, तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट के सब्जेक्ट के जो स्टेट लिस्ट में ये सब्जेक्ट है तो ये हमें यूनियन लिस्ट में डाल देना चाहिए। तो लेकिन ये पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट यानी क्या होता है? पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट को उसके लिए जो है हाउस की मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी लगेगी। तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं इसको। तो हाउस के यानी जितने भी, पहले उसको लोकसभा या पहले राज्यसभा से, फिर लोकसभा से अगर पास हो गया तो फिर राज्यसभा से, दोनों जो है सभा से पास होना चाहिए और दोनों सभा में 2/3 मेजोरिटी रहनी चाहिए। 2/3 यानी जितने भी मेंबर है हाउस के, जैसे लोकसभा के 543 है तो उसके 2/3 लोगों ने उसके ऊपर जो है हामी भरनी चाहिए कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, और सेम होना चाहिए राज्यसभा में, ठीक है। इन दोनों ने जो है वो बिल को पास कर दिया, उसके बाद में जाएगा स्टेट के पास में, और 50% ऑफ स्टेट ने कहना चाहिए कि हाँ हम इस पर सहमत है, तभी जो है इस चीज़ में बदल हो सकता है, चेंज हो सकता है। जुडिशरी भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कभी पावर टसल आता है, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न या प्रोसीजर में जो है कुछ प्रॉब्लम आती है तो जुडिशरी उसके ऊपर अपना निर्णय लेती है। आपने जो है अगर न्यूज़ देखते होंगे तो पिछले कुछ सालों से देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कुछ टसल चल रही थी पावर के लिए कि ये जो है हमारे अंडर में आना चाहिए, ये जो है आपके अंडर में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर में जो है कोर्ट के ऊपर निर्णय हुआ था और कोर्ट ने जो है कुछ फैसले दिल्ली सरकार के हित में दिए थे। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि ये लोग जो है अपना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, इनके पास में जो फाइनेंशियल कुछ पावर होनी चाहिए जिससे अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए है, आपको इसे पढ़ना है, इस पर सोचना है और अपना निर्णय जो है वो बताना है। ये मैप आप देख सकते हो, ये मैप जो है इंडिया का है 1947 के टाइम का। यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टर्न पाकिस्तान है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था तो एक इंडिया बना था और पाकिस्तान बना था। तो जो ये वेस्ट में था वो वेस्टर्न पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है वो ईस्टर्न पाकिस्तान बना था, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है तो ये वेस्टर्न पाकिस्तान है, और इस साइड में दिख रहा है जो ढाका, तो ये है ईस्टर्न पाकिस्तान, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। हाउ इज़ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है ये बहुत ज़रूरी है कोई भी फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन इंडिया में जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की वजह से इंडिया का जो है फेडरलिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जो रियल सक्सेस हमें मिली है वो मिली है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है हमारे देश में हुई है। जो नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी तो उसने इंश्योर किया कि हमारे देश में जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है वो बरकरार रहे, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी रहे, क्योंकि इतने जो विभिन्न जो है लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन के लोग हैं तो डाइवर्सिटी बरकरार रहे। डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर आइडिया इन आवर कंट्री। लिंग्विस्टिक स्टेट, तो जैसा हमने ये पहले वाले मैप में देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टेट्स अलग है, ठीक है। ये 47 का मैप है और आज का मैप देखोगे तो आप जो है बहुत अलग है। मोतीलाल नेहरू जी ने जो है पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1928 में, तब उन्होंने एक जो प्रोविज़न लिखा था कि हम जो स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे वो लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे। तो उसके बाद से जो है फिर डिमांड बढ़ते गई कि जो है, और गांधी जी ने भी जो है एक बार कहा था कि हम ऐसा जो है स्टेट का वो बाद में रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो स्टेट जो है तो फॉर्म करने के लिए बढ़ती गई, मांग बढ़ती गई कि हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाइए, ठीक है। तो ऐसे कई चेंजेस आए। तो पहले के जो स्टेट थे, ठीक है, कुछ रजवाड़े थे, कुछ प्रोविंसेस, तो सबको जो है तोड़ मरोड़ के फिर बाद में अभी नए स्टेट बने हैं। तो ये इंश्योर किया गया है कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं तो वो रहे। सिर्फ यहाँ पे सेम लैंग्वेज नहीं, साथ में जो है वहाँ का कल्चर, वहाँ की इथनिसिटी और वहाँ का जो है ज्योग्राफी, तो इसको भी जो है नज़र में रखा गया था, ठीक है। तो स्टेट फॉर्मेशन के लिए 3 कमेटी बनी थी, ठीक है।
एस केदार कमेटी थी, उसके बाद में और एक कमेटी, फिर बाद में जो है पाक आयोग, ठीक है। तो इसे PAK, पाक आयोग या पाक कमीशन भी कहते हैं इस, क्योंकि इसके जो हेड थे उनका नाम था फजल अली, और जो दूसरे मेंबर थे एक का नाम था पन्नीकर और दूसरे का नाम था कुंद्रो। P फॉर पन्नीकर, A फॉर अली एंड K फॉर कुंद्रो, तो इसलिए इसे पाक कमीशन भी कहा जाता है। ओके, तो उसके बाद में जो है अलग अलग स्टेट फॉर्म हुई। तो सबसे पहला जो स्टेट की डिमांड हुई थी लैंग्वेज बेसिस के ऊपर, तो वो था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है फॉर्म हुआ था 1953 में, ठीक है। उसके बाद में एक कमीशन बैठा था, फजल अली कमीशन। तो 1956 में फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पे सिर्फ जो है स्टेट बनाना गलत होगा, आप जो कल्चर, इथनिसिटी और जोग्राफी भी जो है वहाँ का देखिए। तो उसके बेसिस पे फिर बाद में जो स्टेट बना, जो हमारा महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है 1956 में बायलिंग्विस्टिक स्टेट बना था, ठीक है। एक स्टेट बना था बॉम्बे प्रोविंस करके, तो वहाँ पे फिर 1960 में महाराष्ट्र अलग स्टेट बना और गुजरात अलग स्टेट बना। जब ये डिमांड बढ़ रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट बनाइए, तो कुछ नेशनल लीडर को डर लगने लगा कि ये जो है फीलिंग, ठीक है, एक रीजन के लिए फीलिंग, एक लैंग्वेज के लिए जो है लोगों की फीलिंग, तो ये डिसइंटीग्रेशन का कारण ना बन जाए। लेकिन जो है बाद में ये एक्सपीरियंस किया गया है कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बने थे, तो एक्चुअल में तो ये तो कंट्री को इन्होंने और यूनाइटेड कर दिया है। लैंग्वेज पॉलिसी, तो जो दूसरा जो है टेस्ट था इंडिया के फेडरलिज्म का, वो था लैंग्वेज पॉलिसी। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, तो कुछ जो लैंग्वेज है जो ज़्यादा लोग बोलते हैं, जैसे हिंदी, 40% ऑफ द पीपल इन इंडिया उनकी जो है मदर टंग हिंदी है। लेकिन आप डीप साउथ में जाओगे, ठीक है, तेलंगाना से आप नीचे जाओगे, तो वहाँ पे जो है लोगों उतना ज़्यादा हिंदी के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो एक पॉलिसी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बनाया था पहले जो, ठीक है, फ्रीडम मिलने के पहले ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश के जो भी ऑफिशियल काम होता था सब इंग्लिश में होता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारे कहा कि जो इंग्लिश को जो है 1965 तक के आप कंटिन्यू रखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, लेकिन इसको धीरे धीरे जो है आप डिस्करेज कीजिए और हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, ठीक है। ओके, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो इसके बाद में जब ऐसे ये हुआ, तो साउथ में जो है तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा जो है वॉयलेंट इसका जो है विरोध किया गया, ठीक है। तो विरोध करने के बाद में हमारे नेशनल लीडर ने सोचा, ठीक है, उसके ऊपर एक्शन लिया और कहा कि ठीक है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी दोनों का यूज़ करेंगे हम ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। ओके, तो इंडिया में जो है कोई भी लैंग्वेज जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, जैसा कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, तो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे इंडिया में जो है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी एक है। ओके, तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये लैंग्वेज जो है शेड्यूल लैंग्वेज है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम जब दोगे, अगर सब्जेक्टिव रहेगा, तो आप उसमें जो है ये 22 लैंग्वेज में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो आंसर लिखने के लिए। सेंटर स्टेट रिलेशन, तो सेंटर स्टेट की जो रिलेशन को जो है रिस्ट्रक्चर करना भी एक जो है फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी जो है पार्टी रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर। लंबे समय तक के इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में लंबे समय तक के सिर्फ एक ही पार्टी थी जो सेंट्रल में भी रूल कर रही थी और बहुत सारे जो स्टेट में भी रूल कर रही थी। तो जब एक ही पार्टी रूल करती है तो वहाँ के जो स्टेट के पास में जो है ऑटोनॉमी नहीं रहती है, ठीक है। वहाँ के लीडर को जो है अपने हाई कमान का, उनकी पार्टी की जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, तो उसे हाई कमान कहते हैं। तो हाई कमान का जो है ऑर्डर मानना पड़ता है, बात माननी पड़ती है, तो वो जो है ऑटोनॉमसली काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो एक पॉलिसी बन के रहती थी। लेकिन जो है 1977 के बाद में कुछ बदलाव है, सेंटर गवर्नमेंट जो बदली, उसके बाद में धीरे धीरे जो है रीजनल जो पार्टीज है, ओके, जैसे हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना रीजनल पार्टी है, मनसे रीजनल पार्टी है, ओके। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी, ये रीजनल पार्टी, तो ये रीजनल पार्टी जो है पावरफुल होने लगी। तो 1990s, तो 1990s के बाद में जो है सिनेरियो और चेंज हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो है कोई एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली, मेजोरिटी नहीं मिली, तो कोई भी एक पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो है अपनी सरकार नहीं बना सकती थी। इसके लिए जो है कई पार्टी को जो उनका सपोर्ट लगने लगा। तो इस टाइम पे जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का महत्व बढ़ गया।
तो जो है बड़े बड़ी पार्टी थी, जो नेशनल पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी थी, तो इन लोगों ने जो है रीजनल पार्टी को अपने साथ में लिया और फिर गवर्नमेंट बनाने लगे। तो ऐसा चलते रहा 2014 तक, ठीक है। 2014 तक के कोई भी जो है पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इससे जो है कोलिगेशन की सरकार जो है, कोलिशन की सरकार बनने लगी, ठीक है। तो इसमें जो है सबका ओपिनियन और सबका जो है पावर इंपॉर्टेंट लगा। अगर किसी ने भी सपोर्ट निकाल लिया, ठीक है, अगर आप उन लोगों को अगर खुश नहीं रखते हो तो सपोर्ट निकाल लिया, अगर कोई पार्टी ने, रीजनल पार्टी ने भी, ठीक है, उनके अगर जो है रीजन के लिए आप काम नहीं करते हो या उनके इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते हो तो सपोर्ट निकाल दिया तो आपकी सरकार जो है गिर जाएगी। तो इसके लिए जो है रीजनल पार्टी का प्रभाव बढ़ते गया। 2014 के बाद में ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक जो है पार्टी को मेजोरिटी मिली। तो जो फिर ये कोलिशन गवर्नमेंट के इसमें कांग्रेस ने अपना एक जो गठबंधन बनाया तो उसको नाम दिया यूपीए, जिसमें बहुत सारी दूसरी पार्टी भी थी। और बीजेपी ने अपना एक जो गठबंधन बनाया तो उसको नाम दिया एनडीए। तो ये सब ने जो है एक नया कल्चर शुरू कर दिया पावर शेयरिंग का, ठीक है। तो इससे जो है हमारा फेडरलिज्म, हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होती गई। यहाँ पे देख सकते हो आप 1990s के पहले का कुछ ये मंजर है। यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग बताया जा रही है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी स्टेट जो है उनसे पावर के लिए भीख मांग रहे हैं, ठीक है। यही टर्म जो है ये पावर के लिए भीख मांग रहे हैं। तो कभी कभी अक्सर ऐसा यहाँ होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन का भी मिसयूज़ कर लेती थी, ठीक है। मान लीजिए जैसे अभी बीजेपी पावर में है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है। इसका आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी ने जो है पावर का मिसयूज़ करके उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, ठीक है। तो अब ये पावर का मिसयूज़ हुआ था तो इसके ऊपर जो है कोर्ट में जो है केस गया। तो फिर कोर्ट ने भी बताया था और उसके जो जज थे जोसेफ थे, तो उन्होंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो है पावर का मिसयूज़ किया है और वहाँ पे जो है राष्ट्रपति लागवट या गवर्नर रूल जो है वो लगा दिया है, तो मिसयूज़ किया है पावर का, ऐसा बताया है। तो ऐसे जो है कांग्रेस ने भी ऐसे जो पावर का मिसयूज़ किया था, ठीक है, पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे। तो जो भी पार्टी पावर में रहती है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा मिसयूज़ भी करती है अपने फ़ायदे के लिए। और कई बार ऐसे जजमेंट भी आया, जैसे मैंने जोसेफ का जजमेंट कहा है, ठीक है, उत्तराखंड का, तो ऐसे जजमेंट ने भी आया है जिसने जो हमारे फेडरलिज्म को और पावर शेयरिंग को मजबूत किया है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि कोलिशन की गवर्नमेंट चलाना जो है आसान बात नहीं है, सबको जो है इसको खुश रखना है, तभी जो है इसकी चेयर बनी रहेंगी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो इंडिया में जो है अगर हम देखें, ठीक है, 2001 के जो सेंसस के हिसाब से इंडिया में 1500 जो है अलग अलग भाषा है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भोजपुरी है, मगधी है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी है, राजस्थानी है, भिली है, इन सबको एक ही ग्रुप में पकड़ लेते हैं, हिंदी ग्रुप में। तो ऐसे हम जो अलग अलग लैंग्वेज को एक ग्रुप में जो है जहाँ से मेल खाती है उस ग्रुप में भी पकड़ते हैं। तो इंडिया में जो है उस सेंसस के हिसाब से 114 जो है मेजर लैंग्वेजेस है। तो इसमें से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेज को जो है शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया है 8 शेड्यूल में, ओके। और बाकी जो लैंग्वेजेस नहीं है इस शेड्यूल में 22 को छोड़ के जितने भी बाकी लैंग्वेज है तो या जो है नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस है। इसमें आप देख सकते हो शेड्यूल लैंग्वेज दिया है तो आसामी जो है कितने % लोग बोलते हैं, ठीक है, पंजाबी 2.83 लोग बोलते हैं, मराठी 6.99% लोग मराठी बोलते हैं, हिंदी जो है 41.03% लोग हिंदी बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है कुछ न्यूज़पेपर के एक्सेप्ट्स है। तो रामचंद्र गुहा जो है एक बहुत जाने माने हिस्टोरियन है। तो नवंबर 2006 के कुछ जो है न्यूज़पेपर के एक्सेप्ट्स है। द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली कमीशन वॉज implemented exactly 50 years ago on November 1, 1956, ठीक है। This in its own time and own way has also transformed the political and institutional life of the nation। तो जो है ये कमीशन ने
जब इम्प्लीमेंट किया तो देश का जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल लाइफ बदल गई थी। गांधी जी एंड अदर लीडर्स प्रॉमिस देयर फॉलोअर दैट व्हेन द फ्रीडम केम द न्यू नेशन वुड बी बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ द प्रोविंसेस दिस बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि गांधी जी ने भी बोला था कि लैंग्वेज के ऊपर जो है बेसिस पे हम स्टेट बनाएंगे। हाउ एवर वेन इंडिया वॉज फाइनली फ्रीड इन 1947 इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड। पार्टीशन वॉज द कंसिक्वेंस ऑफ द प्रीमोडियल अट्रैक्शन टू द वंस फेथ। तो जो पार्टीशन हुआ तो पहले से जो है अपने एक फेथ को लेके अट्रैक्शन था, तो उसकी अटैचमेंट था, उसके वजह से जो पार्टीशन हुआ। तो ऐसे कितने पार्टीशन होंगे लॉयल्टी को लेके। जैसे हम महाराष्ट्र के लोग हैं तो महाराष्ट्र के लिए हमारी लॉयल्टी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसको लेके या लैंग्वेज को लेके। जैसे हम मराठी लोग हैं तो मराठी को लेके जो है हमारी अगर जो है तो उसके लिए भी हम डिमांड कर सकते थे। तो इनका बोलना ये था, फार फ्रॉम अंडरमाइनिंग इंडियाज यूनिटी लिंग्विस्टिक स्टेट हैव हेल्प स्ट्रेंथनिंग इट। तो जो लिंग्विस्टिक स्टेट है तो इसने इंडिया की जो है यूनिटी को बढ़ा दिया है। इट हैज़ प्रूव टू बी परफेक्टली कंसिस्टेंट टू बी अ कन्नडिंगा एंड इंडियन। तो एक आदमी जो है एक टाइम पे कन्नडिंगा भी हो सकता है, यानी कन्नड़ सिटीजन भी हो सकता है, और जो है इंडियन भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, तमिल भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, गुजराती भी है, इंडियन भी है। ठीक है, जैसे हम महाराष्ट्रियन है, इंडियन भी है। लेकिन इंडिया में जो है अलग अलग सिटीजनशिप नहीं मिलती। इंडिया में सभी लोग जो है इंडियन है, सबके पास में एक ही सिटीजनशिप है। अगर आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में वो अमेरिकन भी है, अगर वो कैलिफोर्निया के है तो कैलिफोर्निया के है, अगर जो है और कोई दूसरे प्रोविंस के तो प्रोविंस के, उनके पास में दो सिटीजनशिप रहती है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, वी आर द फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। और बाकी ऐसे कुछ आर्टिकल है। वाइल दिस डिस्प्यूट आर नॉट पिटी दे कुड इन फैक्ट हैव बीन फार वर्स। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट दैट हैज़ अलाउ इंडिया टू escape what might have been a worse fate still। तो जो है लिंग्विस्टिक स्टेट बनने की वजह से जो है हम कई जो है बुरी चीज़ों से बच गए। ये ऐसे बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो है एक लैंग्वेज रहती थी लेकिन 14-15 नेशन बन जाते थे। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, अभी तक हमने नोट किया कि फेडरलिज्म में जो है दो टायर ऑफ गवर्नमेंट रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हमारा जो है इंडिया इतना बड़ा वास्ट कंट्री है, ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो है एक एक स्टेट को या आप जो है यूरोप का एक नेशन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में इतनी पॉपुलेशन है, इतना लैंड एरिया भी है। आप यूपी को की पॉपुलेशन को रशिया से कंपेयर कर सकते हो, महाराष्ट्र को जर्मनी से कंपेयर कर सकते हो। तो इसलिए जो है सिर्फ टू टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है ये अगर फेडरलिज्म रहेगा तो जो है दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए जो है हमें पावर शेयरिंग और करने की ज़रूरत है। ओके, जैसे जो लोकल इश्यूज रहते हैं, जैसे मान लीजिए समर में चंद्रपुर में पानी की जो है किल्लत जाती है, ओके, कमी जाती है। तो इस टाइम पे जो है अगर स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट को हमें बताना पड़ेगा, फिर वहाँ से जो है डिसीजन आएगा, जो पानी का वो आएगा, तब तक के जो है समर निकल जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम पे जो है हमारे जो परेशानी है तो उसका जो है समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत है, जिसे हम लोकल बॉडी कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब हम पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ले लेते हैं और उससे लोकल बॉडी को दे देते हैं। तो पूरी पावर नहीं, कुछ पावर, ठीक है, कुछ पावर सेंट्रल और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं, उसे लोकल बॉडी को देते हैं, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो बेसिक आइडिया वही है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि जो लोकल इश्यूज है, जैसे एक छोटा सा गांव है, ठीक है, वहाँ पे सब ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है उन्हें पानी की किल्लत है, ठीक है, तो उसका जो है वहाँ की लोकल बॉडी अपने जो है टैक्स कलेक्ट करेंगी, जो भी राइट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए है, ठीक है, और वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा उससे अपने परेशानियाँ दूर करेंगी। ठीक है, या वहाँ पे जो है लोकल कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, जैसे हमारे चंद्रपुर में महाकाली मंदिर में फेस्टिवल होता है, तब नांदेड़ के लोग आते हैं, बाहर के मराठवाड़ा के लोग और बाहर के लोग आते हैं, तो बड़ा सा जो है उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ जो है छोटे छोटे गाँव में रहता है तो वहाँ पे तो कभी कोई ध्यान नहीं देता था। ठीक है, तो इसके लिए जो है लोकल बॉडी वहाँ की उसका अरेंजमेंट करती है। और इसके अलावा लोकल जो इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे लोकल लोगों को जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और डेमोक्रेसी और मजबूत होगी, पावर शेयरिंग और दिखेगी। ठीक है, तो ये जो है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तो बहुत पहले से था। ठीक है, यानी आज़ादी मिलने के
कुछ सालों बाद से जो है शुरू हो गया था, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं था। कभी उसके लिए इलेक्शन होते थे, कभी नहीं होते थे, कभी गवर्नमेंट फॉर्म होती थी, नहीं होती थी। तो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया 1992 में, ठीक है। इसको जो है इंक्लूड किया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया कि रेगुलर इलेक्शन जो है लेना है लोकल बॉडी के लिए। पहले रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे, कभी 5 साल में हुआ, कभी 10 साल में हुआ, कभी 15 साल में हुआ, या कभी जो है एक बार ले लिया इलेक्शन, वही लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे अब जो है रेगुलर इलेक्शन लेना है, कुछ सीटें जो है रिजर्व रहेंगी, ठीक है। तो बॉडी के मेंबर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, तो उसमें एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए, लेकिन उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। और एटलीस्ट 1/3 ऑफ द जो है भी पोस्ट है तो वो वुमेंस के लिए रिजर्व करना है, 1/3, ठीक है, पूरे इंडिया में। और महाराष्ट्र में 50% जो सीट्स है वो रिजर्व है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट जो है उसका गठन हुआ, ठीक है। जैसे हमारे एमएलए और एमपी के इलेक्शन होते हैं तो वह सेंट्रल इलेक्शन कमीशन लेती है, और ये जो है लोकल बॉडी के इलेक्शन लेने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसका गठन हुआ। तो ये पंचायत और म्यूनसिपल के इलेक्शन लेती है, म्यूनसिपाल्टी जो भी लोकल बॉडी है अर्बन की और रूरल की, तो इसकी इलेक्शन लेती है। और स्टेट गवर्नमेंट को जो है कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यू भी जो है देना था। या सिर्फ इलेक्शन ले लिए, पावर कुछ नहीं रहेंगे तो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या अगर पावर भी दे दिया आपने, रेवेन्यू दिए, तो बिना पैसे के काम कैसे कर पाएंगे, इसलिए पावर और रेवेन्यू दोनों स्टेट गवर्नमेंट को देना है। रूरल लोकल बॉडी को जो है पंचायत राज जो है लोकली ज़्यादा फेमस है, बोला जाता है। और ये जो है पंचायत राज के जो इलेक्शन होते हैं, तो ग्राम पंचायत की इलेक्शन जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे पॉपुलेशन लेते हैं, इतना जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि एक जो है ग्राम पंचायत बन सके, ठीक है। अगर कोई विलेज में उतनी पॉपुलेशन है तो ठीक है, अगर कोई विलेज में नहीं है, ठीक है, एक विलेज में 500 ही है, तो फिर 2-3 जो है विलेज को साथ में ले लेते हैं, फिर वहाँ पे ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं। तो ग्राम पंचायत में जैसे हमारे चंद्रपुर में वार्ड मेंबर के इलेक्शन होते हैं, तो वैसे जो उनके एग्जीक्यूटिव के इलेक्शन होते हैं, और फिर उसमें से वो लोग अपना सरपंच, एक सरपंच का भी इलेक्शन जो होता है, ठीक है। हमारे चंद्रपुर में मेयर है, तो ग्राम पंचायत में जो रूरल में सरपंच रहता है। और फिर ऐसे ग्राम पंचायत जो है, कुछ ग्राम पंचायत को मिला दिया तो एक ब्लॉक बनता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक में ये लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सरपंच है और एग्जीक्यूटिव, तो फिर इनमें इलेक्शन होता है। तो फिर पंचायत समिति, ठीक है, जो ये ब्लॉक बना है, तो ब्लॉक में एक और बॉडी बनती है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के चेयरमैन बनते हैं, मेंबर बनते हैं। और फिर ये जितना भी एक डिस्ट्रिक्ट में पंचायत समिति है, ठीक है, ये पंचायत समिति मिलके ज़िला परिषद बनाती है। जैसे चंद्रपुर के लिए एक ज़िला है, तो उसके लिए पूरी पंचायत समिति मिलके ज़िला परिषद बनाएंगी, तो उसके लिए इलेक्शंस होते हैं। उसका जो चेयरमैन एक पॉलिटिकल आदमी रहता है, ठीक है। ये होता है रूरल एरिया में। अब ठीक है, सबसे पहले एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे छोटे छोटे गांव है, तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो गए। फिर ऐसे कुछ गाँव को मिला दिए तो पंचायत समिति, ठीक है। जैसे चंद्रपुर में मान लीजिए 60 गांव है एग्जाम्पल के, तो 10 गांव का एक पंचायत समिति बन रही है, एक ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे 6 ब्लॉक बन गए। तो ये जब 6 ब्लॉक साथ में आए तो ये बन गया जिला परिषद। इसके फिर इलेक्शन होंगे। ये हो गया रूरल लेवल पे। अब अर्बन पे आते हैं। अर्बन पे जैसे हमारा चंद्रपुर एक बड़ा शहर है, तो इसके लिए भी एक पॉपुलेशन जो है क्राइटेरिया है, ठीक है। पहला पॉपुलेशन, दूसरा कि नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल जो है नॉन एग्रीकल्चर वर्क करे। तो चंद्रपुर में महानगर पालिका है, ओके, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो यहाँ पे मेयर होता है और हमारे वार्ड मेंबर रहते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉरपोरेट कहते हैं, कॉरपोरेटर कहते हैं। और फिर जैसा दूसरे जो है चंद्रपुर से छोटे शहर होंगे, जैसे गढ़चिरौली है, वहाँ पे म्यूनसिपाल्टी है, फिर वहाँ पे वार्ड मेंबर रहते हैं, उनका चेयरमैन रहता है। और कुछ जो शहर है, ठीक है, जो गांव भी नहीं है और शहर भी नहीं है, ट्रांजिशन पीरियड में उसे नगर पंचायत कहते हैं, ओके। तो ये भी अर्बन जो है अर्बन बॉडी में आता है नगर पंचायत। ये गांव भी नहीं है पूरी तरह से और पूरी तरह से शहर भी नहीं है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है गांव से शहर में, तो उसे नगर पंचायत कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहर के लिए, छोटे शहर के लिए म्यूनसिपाल्टी, और जो ट्रांजिशनल पीरियड में उसके लिए नगर पंचायत। शायद आपके यहाँ पे जो है नगर पंचायत मेंशन भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। और जो है लोकल बॉडी के जितने भी है